हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देख रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री जो कि पूछा गया था नीट 2021 के पेपर में। हम हर आंसर की के साथ उसका डिटेल्स भी देखते जाएंगे। आप लोग अपने अपने क्वेश्चन पेपर से क्रॉस चेक करते जाइए, आपने कौन सा किया है सही, कौन सा किया है गलत, कमेंट्स में जरूर बताना। बिल्कुल आप हम साथ में करते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमें जो पूछा गया पहला क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का है वो कुछ इस प्रकार हमने पूछा गया है। राइट ऑप्शन फॉर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन प्रिमिटिव हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल प्रिमिटिव यानी कि सिर्फ कॉर्नर्स पे एक एटम्स हम जो लिखते हैं वैसा वाला हेक्सागोनल यूनिट सेल हमने लिया। वैसे सिनेरियो में हमारे पास कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स आएंगे। ये भी ध्यान रखना, पहले पूछा गया है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, फिर पूछा गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो दोनों टाइप के ऑप्शंस आ सकते हैं। कितने होते हैं? 6 एटम्स पर यूनिट सेल प्रिमिटिव हेक्सागोनल। जितने एटम्स होते हैं उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं एंड इसकी डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं। मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी? 6, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी? 12। अब उन हमें पूछा क्या गया है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, मतलब हमारा ऑप्शन होना चाहिए 12 एंड 6। तो ऑप्शन 12 एंड 6 इज ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ which shows a graph of pressure versus volume at of a gas at different temperatures। बॉयल्स लॉ के अलग अलग ग्राफ्स हैं। थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर ना हो तो मैं आपको हिंट दे दूं कि कैसे कैसे ग्राफ्स हैं। यहीं पर मैं साइड में ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। ये वाला है P वर्सेस V वाला ग्राफ। हमारे पास 3 ग्राफ्स ऐसे वाले कर्व्स दे रखे हैं इस टाइप से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले कर्व्स। टेम्परेचर्स क्या है? 200, 400 एंड 600। फिर अगला वाला ग्राफ क्या है? सेम है, नीचे 600 फिर बीच में 400 और ऊपर 200। यानी कि ये वाला जो है ये 200 है, मैं कलर ब्लैक से लिख देता हूँ। ये वाला है 200 एंड नीचे वाला जो है वो 600, बीच वाला जो है वो 400। एंड यहाँ पर ये इन्होंने दे रखी है स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा दे रखा है। तो प्रेशर और वॉल्यूम बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर जो होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी ग्राफ जो है वो तो या तो ये वाला बनेगा या तो ये वाला बनेगा। हमारा ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, ये तो ठीक है। अब हमें समझना है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंजेस क्या है। क्या करते हैं, हमारे पास एक हिंट के लिए इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, जो हम इसी से डिराइव करके बनाते हैं। अगर ये दोनों चीज कांस्टेंट रख लें, आर तो कांस्टेंट ही है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रख लें, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये एरिया इस ग्राफ का आएगा। प्रेशर और वॉल्यूम का एरिया ज्यादा आएगा, तो ज्यादा टेम्परेचर कौन सा ग्राफ हुआ? ऊपर आना चाहिए 600, नीचे आना चाहिए 400। ऊपर वाला 600, नीचे वाला 400, इसलिए ऑप्शन 1 इज हमारा करेक्ट वाला ऑप्शन। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखना, एक क्वेश्चन हमने किया सॉलिड स्टेट का, एक क्वेश्चन हमने किया गैसियस स्टेट का। हर चैप्टर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हमें क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। राइट ऑप्शन फॉर स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। आपसे सीधा सा पूछा गया है कि टिंडल इफेक्ट किसमें देखने को मिलता है। टिंडल इफेक्ट किसमें देखने को मिलता है? सिंपल, कोलॉइड्स में। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का है, कोलॉइड्स में देखने को मिलता है। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? यूरिया सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन देता है। NaCl सॉल्यूशन, ये हमें ट्रू सॉल्यूशन देता है। पानी में नमक मिलाते हैं, क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन, पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है। ग्लूकोज, ये भी हमें ट्रू सॉल्यूशन देता है। तो बचा क्या? एलिमिनेशन से हमारे पास एक ऑप्शन बचा। अदरवाइज स्टार्च जो है एक ऑर्गेनिक पॉलीमर के फॉर्म में होगा, ये कोलॉइडल पार्टिकल साइज होता है, इसका पार्टिकल का साइज कोलॉइडल रेंज का है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कोलॉइड्स से, यानी चैप्टर क्या? सरफेस केमिस्ट्री। हमें पूछा गया टिंडल इफेक्ट किसमें देखा जाएगा? स्टार्च सॉल्यूशन में देखा जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is correct option for right relationship between CP and CV? CP और CV, इनके बीच में हम जनरली दो रिलेशंस देखते हैं। एक होता है CP माइनस CV इक्वल्स टू R, दूसरा होता है CP बाय CV इक्वल्स टू गामा। एडियाबेटिक इक्वेशन में जो आता है गामा, वो। दोनों में से हमें चेक करना है कौन से रिलेशनशिप्स हमारे लिए सही है। कौन से रिलेशनशिप सही है? CP और CV का जो रेशियो है वो R के टर्म्स में, हम यहाँ पर गामा के टर्म्स में देखा है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत।
Cp प्लस Cv नहीं है, Cp माइनस Cv होता है, ये भी गलत। R के टर्म्स में रेशियो नहीं आ रहा है ऐसा डायरेक्टली। Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, ये जो रिलेशन होता है, फॉर योर नॉलेज मैं एक चीज और बता दूं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेयर्स रिलेशन। इसे हम लोग कहते हैं मेयर्स रिलेशनशिप। बहुत कॉमन, बहुत सभी बच्चों को याद रहने वाला, ये तो सभी ने सही किया ही किया होगा, किसी ने गलत नहीं किया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The molar conductance of NaCl, HCl and CH3COONA at infinite dilution are। कोलरॉश लॉ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोलरॉश लॉ। NaCl का उन्होंने कितना दे रखा है, NaCl का है 126.45 और HCl का कितना दे रखा है, HCl का है 426.16 एंड 91 ये किसका है, CH3COONA, CH3COONA का है 91। ये तीन चीजें हमें दे रखी है। फिर आएगा पूछा है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज। जब हम इस चीज को समझते हैं ना क्लास में, तो इसी के एग्जांपल से समझते हैं। कोलरॉश लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन यही समझा जाता है। तो कैसे निकालेंगे मोलर कंडक्टेंस, कौन सा वाला, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला, लिमिटिंग वाला, किसका, CH3COOH का। कैसे निकालते हैं, हमें निकालना पड़ेगा इसका CH3COONA का। Na आ गया इसमें, CH3COO आ गया, ये वाला n तो मिल गया, H प्लस भी चाहिए तो लैम्डा ऑफ HCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है, लैम्डा नॉट लिखेंगे, लैम्डा इंफिनिटी लिखेंगे, माइनस ऑफ लैम्डा किसका कॉमन आया ना, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, तो हमारे पास आएगा NaCl का सब्ट्रैक्ट करके। तो हमें क्या करना है, HCl और इसका ऐड करना है, उसका उसमें सब्ट्रैक्ट करना है। HCl और CH3COO का ऐड करेंगे और इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जल्दी कैसे किया जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट तो आप लोगों को आ ही जाएगा। 426 में से 126 हटा दो तो 26 में से 26 गया, कितना बचा 400, फिर ये 100 और गया, बचा 300। 426 में से 126 गया, बचा 300। 300 में ये ऐड कर दो 91, तो 390 के आसपास वाला आपका आंसर आना चाहिए। हमें मोटा मोटा तौर पर पता चल गया। ऑप्शंस देखें तो हमें क्या ऑप्शन दे रखे हैं, दिख नहीं रहा हो तो मैं यहाँ फिर से लिख दूं। पहला ऑप्शन है 540, हमारा ऑप्शन बड़ा दूर है, हमें 390 के आसपास का चाहिए। 210, 390, पॉइंट्स भी नहीं लिख रहा हूं मैं तो, और 698, इसके आगे पॉइंट्स भी दे रखे हैं हमें, तो हमें पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। आसपास भी मैच हो गया, बाकी सारे ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। आप एग्जैक्ट भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा इनके अकॉर्डिंग 390.71, ऑप्शन नंबर 3। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसका क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अगला क्वेश्चन क्या है, a particular all India radio station New Delhi broadcast a frequency of 1386 kilohertz, frequency है 1386 1368 है 1368 किलोहर्ट्ज। ये ऐसे सिली मिस्टेक्स भी बच्चे कर लेते हैं, जो मैंने लिखा आप क्रॉस चेक करेंगे नहीं कर पाएंगे। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट भी उन्होंने दिया है। क्या रिलेशन है, वेवलेंथ इक्वल्स टू c बाय न्यू। क्यों, इसी के जैसा रिलेशन होता है, c इक्वल्स टू c बाय लैम्डा, लैम्डा इधर पहुंचा दो, न्यू इधर पहुंचा दो, जो भी आपको रिलेशन याद हो उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, कितना आ गया, c है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, न्यू कितना है 1368 किलो हर्ट्ज, किलो मतलब 10⁻³ और हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड, पर सेकेंड से पर सेकेंड तो उड़ गया, हमारा आंसर आएगा मीटर में। हमें किसमें दे रखा है, मीटर मीटर मीटर, तीन ऑप्शन और एक है सेंटीमीटर। ध्यान से सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ से 3 0 इसको दे देता हूं मैं ताकि ये सॉल्व हो जाए आसानी से। तो ये हो जाएगा 3000 अपॉन 1368 इंटू 3 0 दे दिया तो बचा 10⁵, 10⁵, ऊपर आया 10⁻²। ये सॉल्व करने पे कितना आएगा, 13 2 होता है 26, 13 2 26, 2600 के आसपास मोटा मोटा तौर पे। तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 2 वाला कोई ऑप्शन और इंटू 10⁻² मतलब 200 के ज्यादा वाला ऑप्शन हमारे पास आना चाहिए। एग्जैक्टली भी हम अगर सॉल्व कर लें इसको तो हमारे पास आएगा ये अप्रोक्सीमेटली 219.2, 100 मल्टीप्लाई करने के बाद, और ऑप्शन है मीटर। कौन सा ऑप्शन मैच किया, 209.2 मीटर्स, 219.2 मीटर्स। यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग एरर होगा, यहाँ पर स्निपिंग में, ये भी ऑप्शन और ये भी ऑप्शन है। एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 209.2 आना चाहिए। और ये एक्चुअल अलग अलग सेट्स ऑफ पेपर्स में आप देखेंगे तो ये 21 पॉइंट की जगह यानी इसकी जगह पे ये 2.192 दे रखा है।
तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउटफुल सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो हम एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट हमारे पास आएगा 0.2 और आगे कुछ कुछ डेसिमल प्लेसेस। हमारे पास ये ऑप्शन है, लेकिन जिसके सेट में ये ऑप्शन नहीं है, ये ऐसा है, तो हम टिक करेंगे ये वाला ऑप्शन 219.3। ध्यान रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज है, क्योंकि ये तो जो पेपर्स हमारे पास आए हैं हमारे स्टूडेंट्स के, उसके हमने स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर डाले हैं, वो इसलिए यहाँ पर गड़बड़ है। अलग अलग सेट्स में आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, ये भी हमें देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने क्या किया, एक वीक एसिड एक वीक बेस दोनों को मिला दिया और उससे बना लिया वीक एसिड वीक बेस वाला सॉल्ट, WaWb वाला सॉल्ट। क्या क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। pKb ऑफ डाइमिथाइलअमीन एंड pKa ऑफ एसिटिक एसिड उन्होंने दे रखा है 3.27 एंड 4.77। pKb दे रखा है, pKa दे रखा है, और हमें क्या पूछा है, pH ऑफ दिस, दोनों को मिलाने पर क्या आएगा, डाइमिथाइल अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन का pH। सीधा सीधा हम फॉर्मूला भी देख सकते हैं या उस फॉर्मूला को डिराइव भी कर सकते हैं। हमारे पास रिलेशन क्या होता है, pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb। अब इस रिलेशन को यूज करेंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, वैल्यूज पुटअप करते हैं, वैल्यूज पुटअप करते हैं। pH इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ, कितना आया, pKa का वैल्यू 4.77 माइनस pKb का वैल्यू 3.27 ये आ गया। 77 में से 27 गया, बचा 50 यानी 0.5, और इधर से 4 में से 3 गया, ये गया, कितना बचा 1.5 डिवाइड बाय 2 यानी 0.75 और 7 यानी आंसर आया 7.75। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारे अकॉर्डिंग हो गया 4, 7.75। थोड़ा सा एलिमिनेशन वाला लॉजिक भी हम यहाँ लगा सकते थे और फिर हम एक्स्ट्रा में सॉल्व कर सकते थे। हमारे पास क्या था, जिसका pKa हमारा ज्यादा होता है, pKa ज्यादा मतलब Ka कम मतलब कम एसिडिक, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, pKa का वैल्यू ज्यादा, pKb का वैल्यू कम, यानी ये सॉल्यूशन कम एसिडिक ज्यादा बेसिक को मिला करके बन रहा है, ज्यादा बेसिक होना चाहिए, यानी 7 से ज्यादा ही होना चाहिए। 7 प्लस वाला रिलेशन ऐसे भी याद करते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए दो ऑप्शंस में से एक होता है और हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 7.75। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम। हमने क्या लिया, 10 ग्राम ग्लूकोज लिया, ठीक है, किसमें 250 ml सॉल्यूशन में, 250 ml सॉल्यूशन में। फिर क्या लिया, 10 ग्राम यूरिया लिया, ये भी किसमें 250 ml सॉल्यूशन में। फिर 10 ग्राम शुगर सुक्रोज लिया, ये भी किसमें 250 ml में, यानी 10 ग्राम तीनों के लिए फिक्स्ड, 250 ml तीनों के लिए फिक्स्ड, यानी कि वेट सेम वॉल्यूम सेम। हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या रिलेशन बचा केवल कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, पाई इक्वल्स टू CRT। सी में आएगा मोल्स, RT तो कॉमन है हमारे लिए, सी हमारे पास डिनोमिनेटर में आता है मॉलिक्यूलर वेट, वेट हमेशा हमारे पास इक्वल दे रखा है। तो जिसका मास ज्यादा उसका प्रेशर कम। हमें क्या क्या दे रखा है, इसका है P1, इसका है P2, इसका है P3। मास कितना कितना होता है, ग्लूकोज होता है 180, यूरिया होता है 60 और ये होता है 342। जिसका मास ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम। सबसे कम किसका, P3 सबसे कम, सबसे ज्यादा मास है, फिर ग्लूकोज और फिर यूरिया। ये ऑप्शन हमें चेक करना है किसमें आ रहा है, P3 सबसे कम, किसमें आ रहा है P3 सबसे कम, ये दो ऑप्शंस, और P2 सबसे ज्यादा, यानी कि ये वाला ऑप्शन मैच किया केवल। P2 सबसे ज्यादा, P3 सबसे कम, बीच में P1। हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सॉल्यूशंस यानी हमारा तीसरा लिक्विड स्टेट भी आ गया, सॉलिड स्टेट हो गया, गैसियस स्टेट हो गया, लिक्विड सॉल्यूशंस वाला चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, सॉलिड स्टेट के अलावा और कौन सा बचा हमने, और कौन सा गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, ये चैप्टर हमने किए। थर्मोडायनामिक्स हो गया, CPCB वाला क्वेश्चन, यानी सभी चैप्टर से अभी तक हम एक एक क्वेश्चन की ओर प्रॉपरली बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सॉलिड स्टेट से ही दूसरा क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन फॉर नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स इन 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइसेटाइसिस। आपको पता है 14 ब्रेवाइसेटाइस बनते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम से, उन सातों में से 14 ब्रेवाइसेटाइस में से बॉडी सेंटर्ड कौन कौन शो करता है, ये आपको चेक करना है। तो बॉडी सेंटर्ड कौन कौन शो करता है, एक तो हमारा है ये वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम क्या, ये मैंने क्या बनाया, मैं क्यूब भी बना सकता हूँ, लेंथ अलग अलग हो गया तो क्यूबॉइड, ऑर्थोरोम्बिक भी बना सकता हूँ, और स्क्वायर पिलर जैसा हमने बना दिया, स्क्वायर है और उसके ऊपर पिलर,
यानी एक ही लेंथ चेंज करे तो टेट्रागोनल। इन तीनों के ही केवल बॉडी सेंटर्ड होते हैं। हमारे पास इन तीनों के बॉडी सेंटर्ड होते हैं, बीच में एक एटम, कॉर्नर पे एक एटम्स। हमारे पास 3 के बॉडी सेंटर्ड होते हैं, 14 में से 3 बॉडी सेंटर्ड। हमारा ऑप्शन करेक्ट वाला 3। किस किस का फिर से रिपीट कर दूं, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक अकेला ऐसा है जिसमें सिंपल होता है, सिंपल तो सबके होते हैं, बॉडी सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड भी होता है, एंड सेंटर्ड भी होता है। अकेला है जिसमें चारों होते हैं। बॉडी सेंटर्ड किस किस में हमारे काम का ये है, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक बढ़िया सा टेबल, बहुत सारे डायग्राम्स बने हुए हैं 14, आप उसमें से देख करके प्रॉपरली चेक करके आंसर टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रिएक्शन ऑफ ए गिविंग बी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलो जूल। मतलब रिएक्शन कैसा है, नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। फिर आगे क्या है, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन उन्होंने दे रखा है हमें, इतना इतना एक्टिवेशन एनर्जी है। करेक्ट ग्राफ कौन सा होगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स वाला है, 4 ग्राफ्स हमें दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट होगा। हमेशा पता है कि ए और बी का लेवल कैसा है, ए एनर्जी एक्सेप्ट करके ऊपर जाता है, रिएक्टेंट ऊपर जाता है, और फिर वापस एमिट करते करते नीचे आता है। एमिट करके ज्यादा एमिट कर दिया तो एक्सोथर्मिक, और कम एमिट कर पाया तो एंडोथर्मिक। यानी ए के ऊपर एंडो, ए के नीचे एक्सो। हमें कैसा चाहिए, एक्सोथर्मिक। तो कौन सा ग्राफ है, ए नीचे ऊपर एंडो हो गया, ये हमारा गलत। फिर ए नीचे बी ऊपर, ये भी कैसा हो गया, एंडो हो गया, ये भी हमारा गलत। ये वाला ए ऊपर बी नीचे, ये एक्सोथर्मिक है, ये सही है। और इक्वल पे तो हमारा है ही नहीं, इक्वल मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो हमें 0 है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए ऊपर, रिएक्टेंट ऊपर, प्रोडक्ट नीचे। एक ही ग्राफ ऐसा है जो एक्सोथर्मिक रिप्रेजेंटेशन हमें दे रहा है। इस तरीके से ये हमने केमिकल काइनेटिक्स वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। तो सॉलिड स्टेट से 2 है अभी तक, बाकी सब चैप्टर से एक एक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शंस इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल को डिस्प्लेस कर दिया हो हमने, ऐसा कौन सा रिएक्शन है। मेटल डिस्प्लेस करने के लिए क्या होगा, कोई और हायर रिएक्टिविटी वाला मेटल हमें डालना होगा। हायर रिएक्टिविटी वाला मेटल हम डालेंगे तो क्या होगा, चेक करते हैं। कि यहाँ पर क्या है, मेटल एक ही था पीबी, कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिला, ये क्या है, हम बोल सकते हैं ये डिकम्पोजिशन टाइप का रिएक्शन है। ये क्या हो गया है, डिकम्पोज हो गया, पीबी का नाइट्रेट डिकम्पोज हो गया। KClO3 से भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ये भी कैसा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यहाँ पर हमारे पास देखने को मिल रहा है कि ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि एक ने दूसरे को रिप्लेस किया। अब इस बार क्या कर रहा है, ये आयरन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है। कौन रिप्लेस हुआ, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। ऊपर क्या हो रहा है, क्रोमियम को एल्यूमिनियम ने रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर क्रोमियम को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर दिया, मतलब हमारा वाला जो चाहना है कि मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, वो कौन सा है, क्रोमियम एल्यूमिनियम वाला रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल को डिस्प्लेस किसने किया, यहाँ पर हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए नहीं। तो आधे लोग, ये फिल्टर की तरह काम करेगा। ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा। जिन्होंने गलत किया वो सिर्फ इस कंफ्यूजन में रह गए होंगे आधा क्वेश्चन करने के बाद भी, कि ये भी तो मेटल का वाला रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो मेटल डिस्प्लेसमेंट। ऐसा नहीं, मेटल डिस्प्लेसमेंट वो जिसमें मेटल डिस्प्लेस हो, इसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन इज क्रोमियम ऑक्साइड्स प्लस एल्यूमिनियम वाला रिएक्शन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, बड़ा सिंपल। वर्ड पढ़ते से ही हमें, यानी इनके शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें कंडीशन सोचने में आना चाहिए। फॉर इरिवर्सिबल एक्सपांशन, क्या है, डेल्टा यू डेल्टा एस, ये तो दिख ही रहा है। इरिवर्सिबल होता है तो डेल्टा एस क्या होता है, इरिवर्सिबल में डेल्टा एस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डेल्टा एस हमेशा, हम कोई भी चीज प्रोसेस इरिवर्सिबल करते हैं तो एंट्रोपी पूरे यूनिवर्स की हमेशा बढ़ती है, यही लॉ है। फिर आगे बढ़ते हैं, आइडियल गैस है और आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल मतलब क्या, डेल्टा यू कैसा होना चाहिए, डेल्टा यू कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन देखना है। तो डेल्टा यू नॉट इक्वल्स टू 0 गलत हो गया, डेल्टा यू 0 हो सकता है सही है, नॉट इक्वल्स टू 0 गलत हो गया, डेल्टा यू 0 हो सकता है सही है। फिर हमें क्या देखना है, डेल्टा एस एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 है, इक्वल्स टू 0 नहीं है, इसलिए हमारा ये वाला गलत, ये वाला सही। तो हमारा ऑप्शन 4th जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्मोडायनामिक्स से ही सेकंड सिंपल क्वेश्चन ये आ चुका। थर्मोडायनामिक्स से 2 आए हैं, सॉलिड स्टेट से 2 आए हैं, बाकी सबसे अभी तक एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 मोलर एसिटिक एसिड, 0.007 जेम्स बॉन्ड 007
007 मोलैरिटी हमें क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड का दे रखा है। गिवन क्वांटिटीज लिखते हुए चलते हैं। 20 हमें क्या दे रखा है, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसका मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है। मोलर कंडक्टिविटी कितना दे रखा है हमें, लैम्डा एम इज 20। यूनिट्स के साथ लिखेंगे हम लोग, तो हमारा कितना आ रहा है 20। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या, वो हमसे पूछना चाह रहे हैं Ka का वैल्यू, Ka फॉर एसिटिक एसिड। और हमें पूछा गया है कि Ka कितना होगा। गिवन क्या है, गिवन है लैम्डा नॉट H प्लस और लैम्डा नॉट CH3 COO माइनस। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयंस का कंसंट्रेशन का अलग अलग का हमें मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है। कोलरॉस लॉ लगाएंगे, सिंपल ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला। कोलरॉस लॉ का एप्लीकेशन है, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा इनफिनिट डाइल्यूशन पे m कितना होता है। तो ये तो हमें डायरेक्ट मिल गया 350, इसका दे रखा है, इसका दे रखा है 50, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा इनफिनिटी m। तो कितना आया, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा m, कितना है लैम्डा m दे रखा है उन्होंने, कितना था 20। डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर दे 20 अपॉन यहाँ से कितना आया 350 प्लस 50 400। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आया 1/2, सॉरी 1/20। अल्फा कितना आया 1/20। और के ए क्या होता है, दिख रहा है बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या हुआ, के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, यही लिखते हैं। सी का वैल्यू कितना, कंसंट्रेशन 0.007, अल्फा कितना है 1/20, उसका स्क्वायर यानी 1/20 इंटू 1/20, यही करेंगे, यही करेंगे सिंपल। यहाँ से हमारे पास जो आंसर्स है वो 10 की पावर्स में है, तो हम 0.007 को लिख देंगे 7 इंटू 10 की पावर -3। यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगे तो 10 टू द पावर -2, 2 इंटू 2 यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो ये कितना आया 7/4, मतलब कितना, 7 का आधा 3.5, 3.5 का आधा 1.75। तो हमारा फाइनल आंसर 1.75 इंटू 10 टू द पावर -3 -2 आ गया -5। 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5, ऑप्शन नंबर 4 हमारे अकॉर्डिंग सही ऑप्शन बैठ रहा है। आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं बाकी ऑप्शन बता दूं, 2.50 इंटू 10 टू द पावर -5, 1.75 इंटू 10 टू द पावर -4, छोटी सी सिली मिस्टेक से 10 की पावर्स को एडजस्ट करने पे हो जाता है। 10 की पावर -4 वाला ऑप्शन भी है, 10 टू द पावर -5 वाला ऑप्शन भी है, और 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। किसी का कुछ मिस्टेक हुआ हो तो 2.5 भी आएगा और वो टिक लगा के आ जाएंगे। बट हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1.75 इंटू 10 टू द पावर -5। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हमारे पास आ गया। पहला वाला भी कोलरॉस लॉ, दूसरा वाला भी कोलरॉस लॉ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनिक सेल इंपॉर्टेंट पार्ट लेते थे, हमारे सेल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेते थे, और इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट लेते थे, उसमें भी क्या कोलरॉस लॉ। तो 2 क्वेश्चन कोलरॉस लॉ से आ गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन एटीएम। टोटल प्रेशर कैसे निकालना है एटीएम में, फॉर मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम लिया हमने O2, 2 ग्राम लिया हमने H2, 4 ग्राम O2 2 ग्राम H2 से हमें टोटल प्रेशर निकालना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन बोला है, टोटल प्रेशर इन एटीएम इन अ मिक्सचर ऑफ, क्या क्या करना है, इन टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर, एंड टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कंप्लीटली हमें किस सेल्सियस में नहीं चाहिए, कैसे चाहिए 273 केल्विन। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दें। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रेशर। प्रेशर निकालना है पी एज इट इज, वॉल्यूम कितना है 1, एन कितना है, एन 4 ग्राम और 2 ग्राम से निकालना पड़ेगा। 4 ग्राम ऑक्सीजन कितना, मोल्स ऑफ O2 कितना आया 4 ग्राम गिवन वेट अपॉन O2 का मोलिकुलर वेट 32, ये आया 1/8। और N फॉर H2 कितना आया, गिवन वेट 2 अपॉन मोलिकुलर वेट 2, ये आया 1, 1 प्लस 1/8 टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/8। ठीक है, 1/8 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 9/8। यहाँ रख दे 9/8 टोटल मोल्स इंटू R 0.082, इन्होंने दे रखा है वैल्यू, हमें 0.082 यूज करना है, इंटू 273 केल्विन। टेम्परेचर का वैल्यू यहाँ अलग से फिर से उन्होंने देकर हमें रखा है। 0.082 इंटू 273 इंटू 9/8 कितना आएगा, ये वाला वैल्यू जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है 22 पॉइंट समथिंग, 22.38 ऐसा कुछ कुछ आता है। फिर इसमें 9/8 मतलब 1 पॉइंट समथिंग और मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 पॉइंट समथिंग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 से थोड़ा सा बड़ा आंसर, अगर ऑप्शन दूर दूर है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो कितना है, पास पास में, एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको एग्जैक्ट सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, एग्जैक्ट सॉल्व करके देखें कितना आ रहा है।
एग्जैक्ट सॉल्व करके आएगा 9 मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 273 इंटू 0.082, 273 इंटू 8, ये तो वही है 22.38 डिवाइड बाय 8, इतना 1/6, ये आया 25 पॉइंट वाला आंसर हमारे पास कौन सा है, ये 18, 25.18। अब हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया 25.18। आप लोग भी सॉल्व तो कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करना आ सकता है, मैंने अपनी मेथड से किया ओरली, आप इसको लिखना चाहे लिख के करें, पहले डिवाइड करें पहले मल्टीप्लाई करें, जैसा आप कर सकते हैं करें। आप इसके अकॉर्डिंग आंसर, फाइनल आंसर यही निकाल करके लाएंगे। यूनिट्स का भी ध्यान रखेंगे, ये हमें चाहिए था एटीएम में, तो वॉल्यूम से हमने किस में दे रखा है, यूनिट्स का है लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, तो ये होना चाहिए था लीटर में, बिल्कुल है। ये वाला आर का यूनिट हमारा वही है, इसका यूनिट केल्विन, तो हमारा सब कुछ सीधा सीधा वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन आ गया गैसियस स्टेट से, तो गैसियस स्टेट से 2 हमारे पास, सॉलिड स्टेट से 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 आ गए, थर्मोडायनामिक्स से 2 आ गए। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ऑप्शन फॉर वेपर प्रेशर का वैल्यू 45 डिग्री सेल्सियस पे बेंजीन एंड ऑक्टेन, लिक्विड सॉल्यूशन से दूसरा आ गया। देखो हर स्टेट्स ऑफ मैटर से हमारे पास 2-2 आ रहे हैं। फिर बेंजीन टू ऑक्टेन रेशियो दे रखा है, बेंजीन टू ऑक्टेन कितना दे रखा है, 3/2, तो मान लेते हैं इक्वल्स टू के, तो बेंजीन हो जाएगा 3K, ऑक्टेन हो जाएगा 2K, यही हुआ। मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एक्स ऑफ बी कितना आएगा, बेंजीन का मोल्स 3K अपॉन टोटल मोल्स 3K प्लस 2K, तो कितना आया, K से K सारा उड़ गया, ये आया 3/5, और ये आ गया तो दूसरे का भी आ गया 3/5 है, तो इसका 2/5, 1 में से माइनस कर देते हैं। फिर हमसे पूछा गया है 45 डिग्री सेल्सियस पर ही बेंजीन का और ऑक्टेन का पी नॉट ऑफ बेंजीन दे रखा है कितना, 280, पी नॉट ऑफ ऑक्टेन दे रखा है 420, और वेपर प्रेशर पूछा है। करेक्ट ऑप्शन क्या पूछा इन्होंने कि कितना वेपर प्रेशर होगा, वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। राउल्ट्स लॉ था, इसमें मैंने पहले ही मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। वेपर प्रेशर का राउल्ट्स लॉ का रिलेशन क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज पी नॉट ऑफ बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पी नॉट ऑफ ऑक्टेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। सॉल्व करेंगे, पी नॉट ऑफ बेंजीन कितना 280 इनटू इसका मोल फ्रैक्शन कितना 3/5 प्लस पी नॉट ऑफ ऑक्टेन कितना 420 इनटू इसका 2/5। इसे हमें सॉल्व करना है, करें फटाफट से, कितना सॉल्व होगा, 28 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, 420 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5 तो कॉमन लेके पूरा फाइनल वाले में आप कर सकते हो डिवाइड बाई 5, तो कितना आएगा 28 इंटू 3 पहले करते हैं, 28 इंटू 3 यानी कितना 14 इंटू 6, 28 14 इंटू 14 इंटू 6, 28 की टेबल तो आती नहीं है, 14 की आती है, तो हम क्या करेंगे 14 इंटू 6 कितना होगा 84, तो ये हो गया 840 अपॉन 5 प्लस यहाँ से 420 का भी डबल, ये फिर कितना आया 840 अपॉन 5। सिंपल सॉल्यूशन है। मैं क्या करता हूँ, जब भी डिवाइड बाई 5 होता है तो ऊपर भी इंटू 2 नीचे भी इंटू 2 कर देते हैं, तो पहले इसको ऐड कर देते हैं, कितना आया हमारे पास, इसको ऐड करके सॉल्व से हर स्टेप को पहले एक बार चेक भी करना जरूरी होता है, तो पहले इसको चेक भी करेंगे कितना आ रहा है, यहाँ से यही आ रहा है 840, हाँ बिल्कुल यही आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, यही आ रहा है 840, हाँ बिल्कुल यही आ रहा है, तो 840 प्लस 840 कितना 1680/5। मैं बता रहा था मैं डिवाइड बाय 5 कैसे करता हूँ, नीचे भी इंटू 2 ऊपर भी इंटू 2, तो नीचे क्या हो गया 10, 10 का डिवाइड तो हमेशा इजी होता है, ऊपर इंटू 2 कर दो, तो नीचे 10 का 0 कैंसिल, और 168 इंटू 2 कितना आएगा, 168 इंटू 2 हमारा आएगा 336, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर, फाइनल आंसर 336। ये तो आप लोग सभी लोग बड़ी आसानी से कर ही लिया होगा, राउल्ट्स लॉ का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग राउल्ट्स लॉ के लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स से सेकंड क्वेश्चन सेम है, पहले वाला भी हमारा वो पोटेंशियल वाला प्लॉट था, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ, ये चाह रहे हैं अरेनियस इक्वेशन से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अरेनियस इक्वेशन का प्लॉट ln k वर्सेस 1/t, हमारे पास इक्वेशन हमें पता है क्या होता है, हमारे पास होता है ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ऑफ EA बाय RT, ये होता है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसके लिए हमें क्या दे रखा है, स्लोप का वैल्यू, स्लोप ऑफ अरेनियस इक्वेशन इन्होंने दे रखा है। तो हमारे पास क्या है, ये है y, ये है x, ये है y, 1/t है x, साथ में होता है m यानी स्लोप, तो हमारा m कितना आया, m आया माइनस ऑफ EA बाय r, इसका वैल्यू कितना दे रखा है इन्होंने m का 5 इंटू 10⁻3, वो भी माइनस में, माइनस ऑफ EA बाय r। पूछा क्या है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, किसके लिए हमें क्या पूछा गया है, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए, द वैल्यू ऑफ EA, उसके अकॉर्डिंग क्या है, वैल्यू ऑफ EA मतलब क्या, इनटू r कर दें, माइनस माइनस तो कैंसिल,
आर ए के यूनिट के अकॉर्डिंग, यूनिट कैसी है, किलो जूल्स, यानी जूल्स वाला वैल्यू जरूरी है आर का, कितना 5 इंटू 10⁻³ इंटू 8.314 इंटू ये यूनिट आ जाएगा जूल, ये वैल्यू आ जाएगा ई ए का 8 5 कितना होता है 40 अप्रोक्स, और ये 10⁻³ 314 हो गया एज इट इज हमारे पास इसका वाला। तो अंदाज अंदाज हमारा कितना आ गया 40 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आना चाहिए। ऑप्शन की ओर चलते हैं। 83 नहीं, 41 थोड़ा सा बड़ा 40 से आया, ये हो सकता है। 83 नहीं, 166 नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया 41.5। एग्जैक्टली भी सॉल्व करने जाएंगे तो इसके आसपास वाला आंसर हमारा आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने क्या किया होगा 8.3 लेकर ही सॉल्व किया होगा, ये आगे का डेसिमल्स, क्योंकि पिछले भी हमें क्या जैसे आर का वैल्यू दिया था 0.082 होता है 0.0821, तो यहाँ पर हम ट्रंकेट करके सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्ट सॉल्व करने जाओगे तो इसके आसपास का आंसर आएगा, ऐसे इसलिए हमने क्या कर दिया अप्रोक्सीमेटली अंदाज से निकाला। 8 5 40 और 40 से थोड़ा सा बड़ा वाला आंसर आना चाहिए, क्योंकि 8 पॉइंट्स के बाद बड़ा हमारे पास है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, चलो ये तो खत्म ही हो गए। फिजिकल केमिस्ट्री के इतने ही क्वेश्चंस हमारे पास हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट इनडायरेक्ट वे में उन्होंने गैसियस स्टेट में हमसे पूछा है। थर्मोडायनामिक्स से 2 क्वेश्चंस है, केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चंस है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोलरॉश लॉ से ही 2 क्वेश्चंस आ गए, कोलरॉश लॉ के ही 2 एप्लीकेशंस। स्टेट्स ऑफ मैटर वाले हमारे पास अपने देखने को मिला कि 2 क्वेश्चंस है, एक तो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है हमारा प्लॉट वाला क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन। हम लोग तैयारी करते ही हैं कोलॉइड्स और एड्सॉर्प्शन दोनों में से, एड्सॉर्प्शन उन्होंने नहीं पूछा, कोलॉइड से हमने पूछ लिया उन्होंने, तो ये चीज हमारे लिए सिंपल है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पेपर जो था सिंपल था। कुछ क्वेश्चंस जो थे इसमें कुछ कैलकुलेशन थे, 3-4 न्यूमेरिकल, बाकी तो ओरल 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 थे। पढ़ो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, एनसीईआरटी थोड़ा सा भी अच्छे से रीड किया है तो हमारा आंसर एग्जैक्टली आ गया। तो आप सभी लोग अपने अपने आंसर्स मैच कीजिए, कितना स्कोर आप लोग कर रहे हैं आप लोग हमें बिल्कुल जरूर कमेंट्स में बताएं। जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा हम क्या करेंगे, इन्हीं के पीडीएफ क्वेश्चन पेपर एंड पीडीएफ सॉल्यूशंस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग अपना कंप्लीट पेपर इससे देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं अपने आंसर, अपनी चीजों को तैयारी के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। चूंकि पेपर थोड़ा सा सिंपल था तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं नेगेटिव मार्किंग कम की होगी, ज्यादातर क्वेश्चंस सही किए होंगे। तो अभी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही बाकी सॉल्यूशंस के साथ भी, आपके बाकी वीडियोस के साथ हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप यूट्यूब पर बाकी सॉल्यूशंस भी इसी के साथ देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।